मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, देश आज भी सरदार पटेल के फैसलों का उठा रहा है लाभ। हरियाणा चुनाव में गड़बड़ियों के आरोप चुनाव आयोग से खारिज होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। कहा, झूठ का सहारा लेकर चलती है कांग्रेस। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला द्वारा किसानों को लेकर लगाए गए आरोपों को किया खारिज। कहा, किसान सरकार की खरीद प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट। और ये दिवाली माई भारत वाली कार्यक्रम को लेकर लोगों में स्वच्छता की अलख जगा रहा है नेहरू युवा केंद्र फरीदाबाद व कैथल में केंद्र ने युवाओं के साथ चलाया स्वच्छता अभियान। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में एकता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज हम सरदार पटेल की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। भारत आज भी उनके लिए किए गए फैसलों का लाभ उठा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि वे हमें एक मजबूत हरियाणा बनाने का आशीर्वाद दें। एकता की दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिल रहा है। कि उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूं। और दीपावली का पर्व है, मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिलसिलेवार तरीके से खारिज किया है। चुनाव आयोग ने अपने विस्तृत जवाब में कहा है कि जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे, उनकी पुख्ता जांच के बाद आयोग के सामने जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर उनके सभी आरोप निराधार हैं। आयोग ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों के अधिकृत प्रतिनिधि सभी चरणों में मौजूद थे। कांग्रेस ने हरियाणा में जिन 26 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में शिकायत की थी, उनका रिटर्निंग अधिकारियों से गहन पुनः सत्यापन किया गया है। इसके बाद आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष को पत्र लिखकर जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित समस्त राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि चुनावी प्रक्रिया पर आरोप लगाने से पहले साक्ष्यों और तथ्यों की जांच कर लिया करें, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक मर्यादाओं को चोट पहुंचती है। आयोग ने कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाता है। आयोग ने कांग्रेस को चुनाव दर चुनाव ऐसे आरोप लगाने से बचने को कहा है। साथ ही दृढ़ और ठोस कदम उठाकर इस प्रवृत्ति को रोकने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुनाव आयोग का आभार जताते हुए कहा कि आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझा है और कांग्रेस के झूठ को नकारा है। कांग्रेस हमेशा से ही झूठ की राजनीति करती आ रही है। कांग्रेस का झूठ अब बिकने वाला नहीं है। मैं माननीय चुनाव आयोग का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समझा है। कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है, वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है, क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं। कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था, कांग्रेस ने इस प्रकार का
यहाँ पर मोमेंटम खड़ा किया, एक झूठ फैलाया था कि संविधान को खत्म करेंगे। राहुल गांधी का भी झूठ नहीं चलेगा उसका, अब सुपड़ा साफ है। और मैं चुनाव आयोग की उस फैसले का स्वागत करता हूँ। चुनाव आयोग ने जो फैसला दिया है, कांग्रेस के झूठ को नकारा है। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा आज करनाल के अंजन स्थली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के खेत में जाकर फसल अवशेष प्रबंधन की जानकारी ली। यहां उन्होंने स्वयं ट्रैक्टर व सुपर सीडर चलाया और किसानों से पराली न जलाने की अपील भी की। पत्रकारों से बातचीत में कृषि मंत्री ने सभी किसानों और प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार द्वारा किसानों के लिए खेतों के सभी रास्तों को पक्का किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पराली खेत के लिए बड़ी लाभदायक है और यह जलाने के लिए नहीं बल्कि खेत में खपाने के लिए है। यहाँ खेत में खपेगी तो जमीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी और खाद का काम करेगी। सरकार द्वारा 1,0882 मशीनों पर पराली का प्रबंध करने के लिए सब्सिडी दी गई है। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में धान की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और किसान सरकार की खरीद प्रणाली से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हरियाणा में सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। खेतों के रास्तों का काम मैंने शुरू किया था और ये सरकार के एजेंडे में जुड़वा दिया। पूरे प्रदेश में पक्के रास्ते होंगे। वैसे तो पहले तो ये सुरजेवाला ने राजस्थान देखना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य वहाँ से है ना। यहाँ तो बहुत लोग हैं देख रेख करने वाले। राजस्थान बड़ा स्टेट है, हरियाणा तो छोटा सा स्टेट है, वो वहाँ जाके देखे ना। और कांग्रेस की सरकारें देश में है कई जगह। अब देखिए तो वो एमएसपी दे रही कि नहीं दे रही, उसकी गौर कर ले। दीपावली हमारे यहाँ तो सारी फसलें, हमारे जो सीएम है नायब सैनी जी, वो खुद किसान है, इसलिए उन्हें आते ही सारी फसलें एमएसपी पे कर दी। हमारा राष्ट्रीय पर्व है, ये 1 साल के बाद आता है। सब में खुशियाँ लेके आए और सब इसमें तरक्की करें, लेकिन दिवाली पे पटाखे ना बजाएं। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कल चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान सरकार द्वारा फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। इसके अलावा आढ़तियों के कमीशन के साथ साथ किसानों को खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी को भी कम किया गया है। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी को काट दिया गया। दूसरा पहलू है एमएसपी पर धान की खरीद ना करके एमएसपी को चोर दरवाजे से खत्म किया जा रहा है। तीसरा पहलू है हरियाणा और पंजाब के किसानों को एमएसपी पर धान खरीद के रजिस्ट्रेशन से ही वंचित किया जा रहा है। अगली खेती गेहूं की भी ना हो पाए, इसलिए हरियाणा और पंजाब के किसान को खेती कम करने के लिए, खेती की उपज कम करने के लिए डीएपी और यूरिया उपलब्ध ही नहीं करवाई जा रही। मंडी के आढ़ती की रोजी रोटी पर हमला करो ताकि धीरे धीरे मंडियां ही खत्म हो जाएं, तो किसान फसल एमएसपी पर बेचेगा कहां। मिल का व्यवसाय ही अवरोध डाल दो तो पीडीएस पर खरीद, तो एमएसपी पर खरीद बंद हो जाए। नेहरू युवा केंद्र और मेरा युवा भारत संगठन की ओर से आज दिवाली विद माय भारत वाली कार्यक्रम के तहत नगर निगम के सहयोग से स्वच्छ बाजार अभियान चलाया गया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र व मेरा युवा भारत की जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने बताया कि 27 अक्टूबर से इस मुहिम का आयोजन भारत के 500 से अधिक जिलों में किया जा रहा है। इसके तहत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने फरीदाबाद जिले में करवाए गए विभिन्न कार्यक्रमों में अपना सहयोग दिया, चाहे वह ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हो या हॉस्पिटलों में स्वच्छता को लेकर हो। नेहरू युवा केंद्रों के युवाओं ने भरपूर सहयोग दिया। वहीं एक संस्था के संचालक देवांशु ने बताया कि उनके संस्था ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और उन्हें खुशी है कि उन्हें इस मुहिम से जुड़कर काम करने का मौका मिला। जो युवा है वही हमारे देश की नींव है। बेसिकली वही जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकता है
और युवाओं को हम स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये हफ्ते में एक दिन अवश्य स्वच्छता के लिए निकालें, ना कि 2-3 दिन का हम कार्यक्रम आयोजित करें। हमारा जो है ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से, जो पुलिस प्रशासन है उसके सहयोग से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं विभिन्न चौकों जैसे बाटा चौक, बड़खल पुल, खेड़ी पुल, इन सब पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि दिवाली के चलते लोगों रोडों पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिसके चलते लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक करने के लिए हमने यह मुहिम स्टार्ट की है। इस अवसर पर फरीदाबाद व्यापार मंडल के प्रधान राजेश भाटिया ने कहा कि भविष्य में भी व्यापारी वर्ग अपना सहयोग देते रहेंगे। इस मुहिम में जुड़े युवाओं ने भी कहा कि दिवाली के त्योहार पर स्वच्छता अभियान में जुड़कर उन्हें बेहद खुशी हुई है। ये 4 दिन हो गए हमने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है। फरीदाबाद के लिए एक नया कदम उठाया और इसकी तरफ से व्यापार मंडल इनका पूरा सहयोग देगा। हमारी आगे बहुत सारी संस्थाएं और दुकानें हैं, जो शॉप्स हैं, जैसे सोन मोटर्स है, उन्होंने इनका स्वागत के लिए तैयारी कर रखी है। इनके स्वागत सब लोग इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे ताकि ये भी हमारी मदद करें और व्यापारी भी करें और ये भी व्यापारियों की मदद करें। ट्रैफिक उसको लेकर हम रेगुलरली 4 दिन से हम वॉलंटियर कर रहे हैं। हमें काफी अच्छा लगा, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मिल रहे हैं जो काफी खुश है, हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं। और हमारा यही मैसेज है सबको कि जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं आप भी उस चीज को समझें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि त्योहार आ रहा है, आपके परिवार वाले सभी आपका घर पे इंतजार करते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप अपनी मनमर्जी चलाए, बातों को सुने और समझे और आसपास सफाई रखें। से हम लोगों को अपने घरों में जैसे घरों में सब साफ सफाई करते हैं दिवाली के टाइम पे, तो हमें सड़कों पे भी साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि सड़क भी साफ सुथरी रहे। तो साफ सफाई रहेगी तो मच्छर वगैरह, बीमारी वगैरह सब कम फैलेगी। भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे दिवाली विद माई भारत कार्यक्रम को लेकर कैथल के युवाओं में भारी उत्साह है। इसी के तहत ITI के प्रांगण से एक स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसे प्रिंसिपल सतीश मच्छल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान बच्चों ने शहर के बाजारों में सफाई की। इस मौके पर नेहरू युवा केंद्र की कार्यक्रम अधिकारी दीक्षा मिश्रा ने कहा कि यह दिवाली केवल हमारे घरों तक ही सीमित नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ मनाई जानी है। हमें अपने घरों की सफाई के साथ साथ पूरे शहर के बाजारों, गलियों की भी सफाई करनी है और लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक करना है। माई भारत पोर्टल की 1 वर्ष की जो हमारी एनिवर्सरी है, प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसके अंदर 3-4 गतिविधियां करवाई जा रही हैं, जिसमें क्या है कि मार्केट एरियाज जितने भी हमारे बाजार है उनकी साफ सफाई का काम किया जा रहा है। ट्रैफिक वॉलंटियरिंग, हॉस्पिटल वॉलंटियरिंग और जितने भी हमारे माई भारत वॉलंटियर्स हैं उनके अनुभव इसमें साझा किए जा रहे हैं। ट्रैफिक वॉलंटियरिंग में हम जो है ट्रैफिक पुलिस के साथ हमारे माई भारत वॉलंटियर्स जो है उनका सहयोग कर रहे हैं। जितने भी हमारे आमजन हैं ट्रैफिक के, यातायात के नियमों के बारे में जागरूकता उनको प्रदान करके। हॉस्पिटल वॉलंटियरिंग में हमारे जो वॉलंटियर्स है वो हॉस्पिटल के आसपास सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। रैली में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि ये दिवाली माई भारत वाले कार्यक्रम को लेकर बहुत जोश और उत्साह है। हमें दिवाली के मौके पर केवल अपने घरों में सफाई नहीं बल्कि पूरे शहर के बाजारों, गली मोहल्लों में सफाई करनी है। लोगों को इस अभियान के बारे में जागरूक कर पूरे शहर को साफ सुथरा बनाना है। अपने मोबाइल पे स्टेटस लगा के ना बनाएं, इसको अपने आसपास मोहल्ले में सभी गाँव वालों के साथ सफाई करके या कुछ अन्य प्रोग्राम करके मनाएं, जिससे एक सामाजिक संदेश जाए। और ऐसा हमने गत कई महीनों में किया भी है, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे गांव-गांव, गली-गली सफाई की है, बाजारों में सफाई की है और वहाँ पे लोगों का बहुत प्यार मिला है और बहुत अच्छा लगा है। आपको भी ऐसी सफाई करनी चाहिए। और इसमें हमने ट्रैफिक अधिकारी से मिलकर हमने लोगों को ट्रैफिक के बारे में बताया, हेलमेट लगाना और सभी चीजें हमने उनको बताई। और मार्केट एरिया में जाके हमने सफाई अभियान चलाया है। मार्केट में जगह जगह हमने सफाई अभियान किया है, जैसे 19 सेक्टर में, अनाज मंडी में और बहुत सारी जगह में हमने मार्केट में जाकर अपना सफाई अभियान चलाया गया है। जगह सफाई कर रहे हैं, इससे हमें लोगों से भी बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे हम एक संदेश भी पहुंचा रहे हैं कि सभी स्वच्छता हमारे लिए क्यों जरूरी है, स्वच्छता हमारे देश के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि स्वच्छता ही हमारे देश को एक आगे ले जाने में बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके अंदर दिवाली माई भारत में हम माँ के नाम एक पौधा भी लगा रहे हैं, जैसे स्कूलों में जा रहे हैं और सरकारी कार्यालयों में जा रहे हैं, लोगों को प्रेरित करें कि पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है।
हर साल की तरह इस साल भी आज रामनगरी अयोध्या में लाखों दीपक जलेंगे। इस बार दीपोत्सव की बात ही निराली है क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। आज राम की नगरी में किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होगा बल्कि अवध नगरी लाखों दीपों से जगमगाएगी। आज दीपोत्सव में 25 लाख दीपों को जगमग करने के लिए राम की पैड़ी समेत 55 घाटों पर 28 लाख दिए बिछाए गए हैं। जैसे ही यह दिए रोशन होंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दीपोत्सव का नाम दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में प्रकाश के महापर्व का आयोजन हो रहा है। 28 से 30 अक्टूबर तक आयोजित दीपोत्सव महापर्व का ये 8वां संस्करण है। साल 2017 से शुरू हुई अयोध्या दीपोत्सव की परंपरा हर साल नए कीर्तिमान बनाती है और इस बार ये और भी विशिष्ट है क्योंकि 500 वर्षों का अयोध्या में ही श्री राम का वनवास समाप्त हुआ है और रामलला अपने दिव्य भव्य नव मंदिर में प्रतिष्ठित हैं। मुख्य आयोजन स्थल राम की पौड़ी को अलौकिक रूप में सजाया गया है। 3 दिनों तक अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव के दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या के 55 घाटों पर 28 लाख दियों को सजाने और जलाने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थियों और स्वयंसेवकों को लगाया गया है। अयोध्या के दीपोत्सव में भाग लेने वाले युवा बेहद उत्साहित हैं। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं। भारतीय रेलवे दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हजारों विशेष रेलगाड़ियां चला रही है। इस वर्ष रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 2500 अतिरिक्त रेलगाड़ियां चला रहा है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की थी कि पिछले साल संचालित 4500 रेलगाड़ियों की तुलना में इस साल विशेष रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाकर 7000 कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन विशेष रेलगाड़ियों से प्रतिदिन लगभग 2 लाख अतिरिक्त यात्री यात्रा कर सकते हैं। त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए रेलवे ने अनेक कदम उठाए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, पूछताछ काउंटर, खानपान सेवाएं, पीने का पानी और मोबाइल शौचालय भी स्थापित किए गए हैं। रेलवे द्वारा दीपावली व छठ पर्व के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से विशेष रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि दीपावली व छठ पर्व के चलते यात्रियों की सुविधा हेतु 48 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न ट्रेनों में 148 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं जिसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। साथ ही टिकट जांच में भी सख्ती बरती जा रही है। रेवाड़ी जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ट्रेनों के प्लेटफॉर्म को आकस्मिक बदलने पर पूर्ण रोक लगाई जा रही है। विशेष ट्रेनों के संचालन की सूचना निरंतर उद्घोषणा प्रणाली द्वारा दी जा रही है। समय चल रहा है और दिवाली के समय एक्स्ट्रा स्टेशनों पर ट्रेन के अंदर भीड़ बढ़ जाती है। हर यात्री चाह रहा है कि अपने परिवार के साथ जाकर दिवाली मनाएं। उसको देखते हुए चारों तरफ भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय भी किए जा रहे हैं। स्टेशन एरिया में लगातार चेकिंग की जा रही है। यात्रियों की सुरक्षा, यात्री के सम्मान की सुरक्षा हमारा सर्वोपरि कार्य है, जिसके लिए हमारा सभी स्टाफ इस कार्य के लिए तत्पर है और अच्छी प्रकार से ये कार्य किया जा रहा है। दिवाली को देखते हुए हर प्रकार के उद्घोषणाएं हम करवा रहे हैं, पब्लिक के लिए भी करा रहे हैं और असामाजिक तत्व पर अंकुश लगाने के हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। हर संभव प्रयास हमारा है कि दिवाली सभी की हर प्रकार से सुरक्षित रहे और सबके लिए मंगलमय हो। वहीं यात्रियों ने रेलवे का धन्यवाद करते हुए कहा कि दीपावली के त्योहार पर बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। लोगों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की भी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है जिसका उन्हें काफी लाभ मिल रहा है। काम कर रहे हैं और काम करके अब कंपनियों की छुट्टी हो रही तो कंपनियों ने 3-4 दिन के लिए छुट्टी दी है तो हम अपने घर वाले से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है। टिकट तो हम आते ही यहाँ पे मिल गया है। टिकट कोई ज्यादा भीड़ मारना है, हल्के भीड़ है तो नॉर्मल इतना रहता है ये हमेशा के लिए। आज भी सही है, व्यवस्था सही है यहाँ पे। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इसके दरमियान हम लोग सब घर जाते हैं। अभी आज जा रहे हैं घर, परिवार के साथ एक साथ दीपावली में मनाने में त्योहार अच्छा लगता है। सही है, कुल मिला के जाएंगे। यूपी जाऊंगा, शाहजहानपुर।
इस बार की दिवाली स्वदेशी उत्पादों के लिए नई संजीवनी लेकर आई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद लोग ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता देने लगे हैं। इस दिवाली में लाइट लगी स्वदेश मूर्तियां, मालाएं और मोम के दियों की ज्यादा मांग है। स्वदेशी झालर से भी बाजार सजे हुए हैं। स्वदेशी सामान बनाने वाले कारीगर हेमंत राम ने बताया कि इस बार स्वदेशी सामान की मांग ज्यादा है। लोग प्लास्टिक के कवर में ढके मोम के दिए, सेल से जलने वाले दिए, हैंगिंग दिए, मेटल के दिए खूब पसंद कर रहे हैं। रंग बिरंगी फूलों की लड़ी, बंधनवार कपड़े की माला, गमले, झालर आदि की भी मांग है। दियों में देखो 600 रुपये हजार जाता है, 150-200 रुपये लागत होती है, 400 रुपये हजार बच जाते हैं। फिर तो बहुत है, आगे बच्चे सीख नहीं रहे। मिट्टी से काम में बहुत है, जैसे मिट्टी को कुटो, भिगो, छानो, फिल्टर करते हैं, सगत करके फिर मशीन में डालते हैं, फिर जाके बनते हैं। ये मैं शुरू में बच्चा था जब बनाता है, इतनी लागत नहीं थी, अब लागत बहुत होगी। चंडीगढ़ जाते हैं, अमृतसर भी जाते हैं, लुधियाना है, हिसार है, बठिंडा है, जम्मू जाते हैं। अब देखो 1.5 से कम तो पड़ता नहीं खाएगा, क्योंकि 60 रुपये 100 हमारे से लेंगे, 60 पैसे का हो गया। टूट फूट निकल जाएगी, मिट्टी चीज है, 75 पैसे पड़ गया, तो 1.5 से कम क्या बेचेंगे। देशी उत्पादों को बहिष्कार करते हुए स्वदेशी उत्पादों का एक सजावट के रूप में पेश किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था कि वो स्वदेशी उत्पादों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, सभी लोगों को वो कहना चाहते थे कि सिर्फ स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करें। मैंने उसी सपने को साकार करते हुए लोगों के लिए शुभ लाभ और दिवाली के दिए होते हैं जो उनको डेकोरेट किया, और एक उर्ली होती है जो कि मिट्टी के बर्तनों की ही बनी होती है, जिसे हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, और टी लाइट कैंडल होल्डर होते हैं जो वो सारे मैंने घर पे बनाए हैं। दुकानदारों ने बताया कि विदेशी फूलों से ज्यादा स्वदेशी फूल जैसे गेंदा, गुलाब, चमेली की अधिक मांग है। वहीं खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि हमने इस बार स्वदेशी चीजें ही खरीदी हैं। इससे स्थानीय कारीगरों को लाभ होगा और उनकी कला का सम्मान भी होगा। उन्होंने लोगों से भी स्वदेशी सामान खरीदने की अपील की। दिवाली मना रहे हैं जी, उसके बाद घी के दिए जला के दिवाली मनाएंगे और मिठाई वगैरह जो भी है बढ़िया से खुशी से मनाएंगे। हमारे रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे, यही लाभ है जी, उसकी याद में लगा लो, चाहे कुछ लगा लो, उससे चाइनीज का तो बहिष्कार करेंगे जी। चाइनीज कोई भी ना कोई दीवा ना कोई लड़ी कुछ नहीं जलाए। दिवाली हम इस प्रकार मना रहे हैं कि जो विदेशी सामान है, जैसे चाइना का जो सामान होता है, लड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसका बहिष्कार करेंगे, और जो गोबर से बने हुए दिए हैं और मिट्टी से बने हुए दिए हैं उनको जलाकर, और जो हमारे कुमार समाज के लोग हैं अगर हमें ऐसे खरीदेंगे मिट्टी के दिए तो उनको भी बढ़ावा मिलेगा, उनको भी आमदन होगी और वो भी अपना दिवाली को अच्छी तरह मना पाएंगे। हिसार जिला में आश्व प्रजाति में पाई जाने वाली ग्लैंडर्स नाम की बीमारी से एक खच्चर पॉजिटिव मिलने पर पशुपालन विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। पशुपालन, डेयरी व मत्स्य मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिला हिसार को आश्व प्रजाति के पशुओं में ग्लैंडर्स बीमारी से बचाव नियंत्रण के लिए नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया गया है। साथ ही घोड़े, गधे, खच्चर व अश्व प्रजाति के पशुओं की जिले से अन्य स्थान पर आवाजाही को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है। जिला पशुपालन व डेयरी विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर सुभाष चंद्र जांगड़ा ने बताया कि 8 साल का एक खच्चर ग्लैंडर से पॉजिटिव पाया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए विभाग ने पशु को यूथनाइज किया है और 9 फीट गहरे गड्ढे में दबाया गया। यह बीमारी मनुष्य जाति में भी फैल सकती है, इसलिए सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि यह बीमारी घोड़े की प्रजातियों में एक जानलेवा संक्रामक रोग है। इसमें पशुओं की नाक से खून बहना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर का सूख जाना और पूरे शरीर पर फोड़े आदि लक्षण हैं। अश्व प्रजाति के पशुपालकों से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा कि जब विभाग की टीम आपके घर पशु के सैंपल लेने के लिए आते हैं तो उनका सहयोग अवश्य करें। जैसे ही हमें सूचना मिली उसके बाद हमने एक कमेटी गठित कर दी यूथेनाइज करने के लिए, जो पूरे वैज्ञानिक तरीके से जो भारत सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार उनको यूथेनाइज कर दिया गया है। और यूथेनाइज करके उसको प्रॉपर लगभग 8 से 9 फीट गहरे गड्ढे के अंदर उसको दफना दिया गया।
जैसे ही कोई केस रिपोर्ट होता है हम तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करते हैं, एडजॉइनिंग जो जिले हैं उनको सूचित करते हैं, हमारे मुख्यालय को सूचित करते हैं। इंटरमिटेंट फीवर बोलते हैं, जैसे बार बार बुखार आना, खांसी, चमड़ी पे गांठ हो जाना, सांस की नली के अंदर गांठ हो जाना, अल्सर टाइप की चीज़ें हो जाती है इसमें, तो उससे पशु को सांस लेने में दिक्कत आती है और काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाता है। हाँ, ये फैल सकती है, ज़ूनोटिक डिजीज़ है, लेकिन बहुत ही रेयर है। आज तक कोई केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यू-विन पोर्टल का शुभारंभ केंद्र सरकार की देश के नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और सभी के लिए बुनियादी व आवश्यक सेवाओं की सार्वभौमिक और समान पहुंच को भी प्रोत्साहित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल टीकाकरण सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से यू-विन पोर्टल राष्ट्र को समर्पित किया था। ई-विन और कोविन के सफल कार्यान्वयन के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में नियमित टीकाकरण सेवाओं को डिजिटल बनाने के लिए तीसरे स्तंभ के रूप में यू-विन की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का लक्ष्य सालाना 5.95 लाख से अधिक नवजात शिशुओं और 6.80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने का है। यू-विन प्लेटफॉर्म एक डिजिटल समाधान है जो हर गर्भवती महिला, नवजात शिशु, बच्चे और किशोर के टीकाकरण के लिए ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। यह प्रणाली टीकाकरण सत्रों की योजना, लाभार्थियों के पंजीकरण, टीकाकरण स्थिति अद्यतन, वास्तविक समय में डिजिटल रूप से अंतिम सेवा वितरण बिंदु से करने और सभी आंकड़ों के रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग को सक्षम बनाएगी। लाभार्थियों को यू-विन पोर्टल के माध्यम से उनके नियत टीकों के बारे में एसएमएस के माध्यम से समय समय पर अलर्ट मिलता है। यह पोर्टल ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण, टीकाकरण की तत्काल पुष्टि करने की व सुविधाजनक स्लॉट बुकिंग सहित विभिन्न सुविधाएं लाभार्थियों को प्रदान करता है। लगभग 6,000 स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और 20,000 से अधिक मोबिलाइजर को यू-विन पोर्टल पर लाभार्थियों की पंजीकरण और टीकाकरण के लिए प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में नियमित टीकाकरण सत्रों के लिए लगभग 29,000 सत्र स्थल यू-विन पोर्टल पर बनाए गए हैं। रोहतक में जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज फिर 5 पार्षदों के डी बार होने चलते टाल दिया गया। हालांकि डीसी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के शुरुआत में पार्षदों के हस्ताक्षर हुए थे। बैठक में 14 में से 10 पार्षद पहुंचे थे। पार्षद धीरज मलिक व अनिल ने कहा कि बैठक टालने के लिए कोई खास वजह नहीं बताई गई है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों को लेकर लड़ाई जारी रहेगी। नई चेयरमैन के पास कोई पावर है डिवाइड करने की। इससे पहले जो 26 जुलाई की मीटिंग थी ना, उसमें मैडम के पास बहुमत था। 9 पार्षद उसके खिलाफ थे मीटिंग में भी, लेकिन प्रेशर से मतलब कुछ भी लगा सरकार का किसी का भी, उसके दबाव में मीटिंग कैंसिल की गई है और डिवाइड का सहारा लिया जा रहा है। नई डिवाइड का कोई फैसला है कि मतलब मीटिंग में नहीं आ सकते और नहीं ये फैसला के आ सकते हैं। मीटिंग में हाजिरी ली है सबकी के 10 के 10 पार्षद हैं। बस अचानक से अपना पता नहीं क्या बात हुई, एकदम बोला भाई डिले की जा रही मीटिंग है, आपको डिवाइड कर रखा है। हमने उसका प्रूफ भी मांगा, सर प्रूफ दो। लेटर लिखित में है, हमारी वो चल रही है एसीएस को हमारी पेंडिंग रखी है, कोई फैसला नहीं आया है। और यही बात है, वहाँ भी हमारी बहस हुई थी, जो वकील ने कहा था कि उसके पास बहुमत ही नहीं है, डिवाइड किस लिए कर सकती है। और अपने काम के लिए मुद्दे उठाए जाएंगे, आवाज तेजी बोला जाएगा, मंदा ही बोला जाएगा, लेकिन उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। साहब ने जो मीटिंग ली थी उसको उन्हें पोस्टपोन कर दिया, कोई खास सा रीजन नहीं दिया। पर कितना चल लो, हमारे 10 पार्षद ओके हैं, करड़े हैं और अभी विकास के मुद्दे हैं, लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। नहीं, कल शाम को पता चल गया था, हमने साइलेंट रूप से कि डीसी साहब 1 महीने के लिए पोस्टपोन करने की कोशिश कर रहे हैं, रीजन ढूंढ रहे हैं। एक भी पार्षद नहीं टूटेगा, एक भी, कोई लोभ लालच नहीं किसी को भी, ये बैठे सारे के सारे सामने। 1 साल से मैडम हाउस नहीं चला पा रही, आपको ना बताओ दो। 1 साल से, जब 1 साल से नहीं मना पाई तो आज कहे थे 10, 15, 20 दिन में मतलब 2 महीने में कैसे मना देगी। इससे पहले 23 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उपायुक्त के बीमार होने की वजह से बैठक टाल दी गई थी। इस 10 पार्षदों ने सितंबर में चेयरपर्सन के खिलाफ जिला उपायुक्त को अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र सौंपे थे। उस समय हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता के चलते मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आयुर्वेदिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित एम्स में आयोजित कार्यक्रम में 13,000 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य परियोजनाओं का शिलान्यास व शुभारंभ किया। बल्लभगढ़ स्थित एम्स के सब हेल्थ सेंटर में इस समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा सहित अनेक गणमान्य मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने प्रधानमंत्री द्वारा दी गई इस सौगात का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को धरातल पर और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष्मान भारत जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आज प्रधानमंत्री ने फरीदाबाद स्थित 500 बेड के ईएसआई अस्पताल का विस्तार करते हुए इसे अब 1,150 बेड का अस्पताल घोषित कर दिया है। यहां 625 करोड़ की लागत से नई बिल्डिंग का निर्माण होगा, जिससे फरीदाबाद जिले में श्रमिक वर्ग को बेहतर चिकित्सा सेवा मिल सकेगी। गांव फतेहपुर बिलौच में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से 15 बेड की सीएचसी और निर्माण एम्स द्वारा करवाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के स्टेट एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ का विमोचन किया। उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपए की लागत से बल्लभगढ़ सब हेल्थ सेंटर में एयर पॉल्यूशन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण करवाया जाएगा। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।